बहुत देर से आप सब लोग बैठे थे और आप सब लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे और करते भी क्या, जब नेता मंच पर आ जाते हैं हम सब लोग भाषण देने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से नेता की बात ये होती है, कोशिश ये होती है कि मैं अपनी बात पूरी कहूं और आप सबके लिए नेता के प्रति एक भाव होता है कि हम पूरी बात को सुन करके ही जाए। लेकिन आप सब लोगों ने बहुत प्यार पूर्वक सारी बात को सुना, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत देर तक आपको नहीं बिठाऊंगा यहाँ पर। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप सब लोग समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप सबका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। और बीच में मैं इस बात को भी कह सकता हूँ, हालात चाहे कुछ भी बदले, लेकिन उसके बावजूद आप सबका स्नेह अंततः भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा रहा है। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, ये पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम है और जब पन्ना प्रमुख का हम जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में पन्ना प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा आप सबसे लूं तो जो पन्ना प्रमुख है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो मैं जरा देखूं सही कि भी पन्ना प्रमुख का ये कॉन्सेप्ट जी, वाह, काफी बड़ी संख्या है। पन्ना प्रमुख का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक काम की पद्धति तय की कि जो हमारी वोटर लिस्ट होती है, उस वोटर लिस्ट के एक पेज पर, एक पन्ने पर 30 वोट होते हैं और 30 वोट में से भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हो सकती है उसको सुनिश्चित करने का जिम्मा उस पन्ना प्रमुख का है। उसमें भाजपा के कितने पक्के हैं, इसमें कांग्रेस के कितने पक्के हैं और कितने ऐसे हैं जो बीच में हैं, जिनको हम जोड़ सकते हैं, जिनको हम तोड़ सकते हैं। ये सारा दारोमदार, सारा काम अगर किसी के ऊपर है, किसी के पास है, तो ये हमारे पन्ना प्रमुख जिन्होंने अभी हाथ खड़े किए, जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सबका है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, अगर पन्ना प्रमुख जिम्मेवारी के साथ काम करे, कोई ताकत नहीं रोक सकती है पार्टी की जीत को, कोई बाधा नहीं हो सकती है। क्योंकि जब ईमानदारी के साथ पन्ना प्रमुख 30 वोट का जिम्मा ले लेता है तो उस पर जीत हासिल करने के लिए जब वो प्रयास करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। भाई और बहनों, हम सबका ये सौभाग्य है, आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी के पास है वो हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हम जिक्र करते हैं तो हमारा ये भी सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व किसी के पास है तो वो हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। लोकप्रियता में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर, मजबूत फैसले करने वाला नेतृत्व दुनिया में पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी जी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जब ये सारी चीजें जब ये सारी चीजें हमारे पास है तो कमी किस चीज की है? कमी मैं कह सकता हूं किसी चीज की। हमें बहुत सारे नेता मिलते हैं दूसरी पार्टी के, दूसरी विचारधारा के, वो एक बात कहते हैं कि काश हमारे पास भी एक नरेंद्र मोदी होता। और पार्टी के लोग नहीं,
दुनिया के बहुत सारे देश इस बात का जिक्र करते हैं कि काश हमारे देश में भी एक नरेंद्र मोदी हो। आप कल्पना करिए ये कितना सौभाग्य का विषय है। मैं हमेशा जिक्र करता हूं, अभी हाल ही में हम दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में गए थे। हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता भी गए थे, मंच पर उपस्थित जो नेता हैं उनमें से बहुत सारे लोग गए थे। उस अधिवेशन में जब समापन हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने आज कहा कि आज दुनिया का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किस कदर है। आज देश के लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर किस प्रकार है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहां पर जो बैठे हैं। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता की भावना होती है कि मेरी पार्टी जीते, मेरी पार्टी की सरकार बने, मेरी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने, मेरी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने। क्योंकि वो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, उसकी भावना ऐसी होनी ही चाहिए। लेकिन आज अलग तरह का भरोसा है। आज गांव में जाओ, चाहे गांव में जाओ, शहर में जाओ, गली में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी अगर आदमी अगर कहीं चलते चलते आपको मिल जाए, उसको आप पूछें कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो राजनीति भले ही कम जानता हो, लेकिन उसके बावजूद वो भी कहता है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री अभी वोट पड़ने बाकी है, वोटों की गिनती होनी बाकी है, परिणाम निकलना बाकी है, लेकिन पूरे देश ने तय कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री कोई होंगे तो नरेंद्र मोदी जी। ये भरोसा है। आज जितने दल हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे किसी से आगे पूछो तो उनको पूछो कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो बोलने की स्थिति में नहीं है। जरा अकेले में जाकर के पूछो, अकेले में तो वो भी कहते आएंगे तो मोदी। ये भरोसा हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर आता है। और मोदी जी ने यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो इस भरोसे पर, इस बात को लेकर के हैरान हूं कि देश के लोगों का भरोसा, पार्टी के लोगों का भरोसा तो समझ में आया, लेकिन दुनिया का भरोसा किस कदर हमारे ऊपर है। क्या भी परिणाम निकल रहे हैं, वोट पड़ने हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे जुलाई महीने के, अगस्त महीने के, सितंबर के, अक्टूबर के निमंत्रण जो है विदेश के बड़े बड़े देशों से, दुनिया के बड़े बड़े देशों से आ चुके हैं और बतौर प्रधानमंत्री मुझे वहां पर जाने के लिए, आने के लिए आग्रह किया है। और उनकी होड़ इस बात को लगी, होड़ इस बात को लेकर के लगी है कि चुनाव संपन्न होने के बाद पहले आप हमारे देश में आए। ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का भरोसा, किस तरह का विश्वास हमारी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर पूरी दुनिया। आज से पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ। और इसलिए हमें ये गर्व है कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस पार्टी की लोकप्रियता इस कदर है, जिस पार्टी के नेतृत्व का सम्मान, जिस पार्टी के नेतृत्व का कद राजनीतिक दृष्टि से इस कदर है कि दुनिया आज उनको पल पांव बिछा करके इंतजार कर रहे। आप कल्पना करिए, एक दौर ऐसा भी रहा, 10 वर्ष तक देश की सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, यूपीए की सरकार रही, प्रधानमंत्री तो उस वक्त भी थे। व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति हमारा भी सम्मान है, लेकिन कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर जाते थे प्रधानमंत्री, तो उस वक्त के ना कोई देखता था, ना कोई मिलने के लिए आगे बढ़ता था, ना कदम बढ़ते थे, ना हाथ बढ़ता था उस तरफ।
लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते हैं, दुनिया का कोई भी बड़ा देश होगा, बड़े देश का बड़ा नेता होगा, ना अपने पांव रोक पाता है, ना अपने हाथ रोक पाता है। पांव उस दिशा में बढ़ते हैं जहां मोदी जी खड़े हैं, और हाथ उनकी तरफ बढ़ता है जहां मोदी जी खड़े हैं। ये अंतर है आज की तारीख में जो हमारे विश्व हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारा ये सौभाग्य है, यहां जो पीढ़ी बैठी है, जिनको ये सौभाग्य हुआ कि भगवान रामचंद्र के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये 500 वर्षों से ये आह्वान किया जा रहा था, 500 वर्षों से आंदोलन चला, लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन की प्रक्रिया तब हुई जब मजबूत नेतृत्व भारत को नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला, जिन्होंने भूमि पूजन भी किया और भूमि पूजन करने के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी संपन्न किया। और हम और आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उस कार्यक्रम को देखा। नहीं तो हम नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लगता था कि हमारे बुजुर्ग भी ये कहते कहते चले गए और हम भी ये कहते कहते दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा कि अपनी आंखों के सामने हम इस मंदिर को देखा। लेकिन अवसर आया, हम सब सचमुच में सौभाग्यशाली है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस मंदिर को देखा। ये इतिहास का एक पन्ना बन करके रहेगा, हमेशा इतिहास का हिस्सा बन करके रहेगा। जब हमारे बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग के साथ हमारी इस पीढ़ी को ये कहने का सौभाग्य होगा, आने वाली पीढ़ी को, कि जब राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था तब हमारे सब बुजुर्गों ने उस कार्यक्रम को देखा, अपनी आंखों से देखा। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, बड़ा काम था, कहते कहते बहुत लंबा अरसा हो गया था, लेकिन हम हमेशा कहते थे कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। और धारा 370 समाप्त तब हुई जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश को मिला। अपनी आंखों के सामने हमने लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित होते देखा और धारा 370 को समाप्त होते थे। ये छोटी बातें नहीं, ये बहुत बड़े विषय हैं। तीन तलाक की बातें होती थी, 3 तलाक पर कोई हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को मिला, 3 तलाक जैसे ऐसे बेहुदे मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि ये समाप्त होना चाहिए और समाप्त करने के लिए इसको पूरा पारित करना चाहिए। और ये निर्णय हुआ, 3 तलाक भी समाप्त हो गया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि। हम इस बात को देखते हैं, जब हम कहते थे कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलता, सब कहते थे कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन कोई देता क्यों नहीं। और आज अगर महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान 33% का बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, तो तब हुआ जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी प्रधानमंत्री रहकर मजबूत निर्णय को कर पाए। और मैं देख रहा हूं कि महिला के आरक्षण पर बहुत पुरुष जो है थोड़ा सीरियस हो गए हैं। आप लोगों को भी एक तालीम जानी चाहिए, माताओं से भी जानी चाहिए। आपने बहुत देर तक कर दिया। आज हमारी हिमाचल की विधानसभा में 1 महिला, और ये बिल लागू होने के बाद हिमाचल की विधानसभा के अंदर 23 महिलाएं होंगी। अगर 68 सीटों का ये विधानसभा रहा जीवन सेशन के बाद, तो ऐसे मजबूत नेतृत्व जिन्होंने निर्णय लिए,
जिन्हें देश को आगे बढ़ाने के लिए फैसले किए। आज पूरे देश भर में 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन का प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, ये जारी रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। कांग्रेस वाले सोच रहे थे कि इस बार के चुनाव में इस बात का जिक्र नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी बात ये भी घोषणा की है, ये भी बात कही है कि आयुष्मान भारत जो हमारे गरीब लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हमने इंतजाम किया है, अब आने वाले समय में सरकार नहीं बनने के बाद 2024 के चुनाव के बाद 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसमें कर रहा था। क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, शरीर की देख रेख करने की आवश्यकता महसूस होती है, इलाज की आवश्यकता। इसलिए हम कितनी बातों का हम जिक्र करें। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भारत को मजबूत करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरफ हमारे गठबंधन करके कांग्रेस के साथ बाकी सारी पार्टियां इकट्ठा होकर के रोको मोदी जी को रोको। लेकिन क्या रुकने वाले हैं क्या? कि मैं देख रहा हूं लंबे अरसे के बाद ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला है जिसकी लोकप्रियता हर 5 वर्ष में और ज्यादा मजबूत हुई है, और ज्यादा मजबूत। आप कल्पना करो 2014 में जब प्रधानमंत्री के लिए घोषित हुए मोदी जी, उस वक्त की लोकप्रियता भी काफी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद यही सोच करके इस बात को अपने जहन में रखा होगा कि एक बार इसको अवसर मिलना चाहिए। देखते इस भाव के साथ और 14 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 19 तक जब काम किया, उन्हें देश आगे बढ़ा, देश का सम्मान आगे बढ़ा। पाकिस्तान जिस भाषा में समझता था उसको उस भाषा में समझाया। देश के अंदर बहुत सारे देश दखल देते थे अंदरूनी मामलों में, उनका दखल पूरा समाप्त कर दिया। और 19 का चुनाव आया, पूरे देश ने फिर कहा कि ये नेतृत्व देश की आवश्यकता है, जिसे नहीं रोकना चाहिए और मजबूती के साथ इसको ताकत देने की आवश्यकता है। परिणाम आया कि 303 सीटें लोकसभा में जीत करके फिर देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और आज अब 2024 के अगर चुनाव की अगर हम बात कहें, आज मंजर भाई और बहनों इस कदर का है कि 2014 से ज्यादा मजबूत 2019 में हुए और 2019 से और कई गुना ज्यादा मजबूत 2024 में हुए हैं। और इसलिए अब की बात जो नारा लगाया है पूरे देश में, अब की बात 405, एनडीए का नंबर 405 आने वाला। और बड़ा मुझे दया भी आ रही थी जो हमारे जिस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, जो लंबे अरसे तक सत्ता में रही, सत्ता का लंबा सुख जिसने भोगा, उसके बारे में जब रिपोर्टें आने लगी, बहुत सारी है, 40 सीट से 45 सीट के बीच में आंकड़ा रहे हैं। आप कल्पना करिए, जो पार्टी कभी 400 से भी ज्यादा सीटें जीतती रही है, वो 40 से आगे नहीं बढ़ पाती। और इसलिए मुझे लगता है उन सारी बातों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। कौन कैंडिडेट है, किस नाम का कैंडिडेट है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जब देश में तय हो गया है कि सरकार भाजपा की बनेगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें इस हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए आवश्यकता है मजबूत सरकार की, जो हमारे हिमाचल के हित को देख सके, और वो नरेंद्र मोदी जी देख सकते हैं भाजपा की सरकार है। जहां तक कांग्रेस की सरकार की अगर हिमाचल प्रदेश में अगर बात कहें तो मैं समझता हूं क्या बात करें। यहां कह रहे थे, यहां राणा जी भी कह रहे थे और यहां ठाकुर जी भी इस बात का कह रहे थे कि
कि लोकसभा के चुनाव होने के बाद हमारी सरकार आ रही है। और मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में एक बात बड़ी साफ है, सरकार नाम की कोई चीज आज की तारीख में है ही नहीं। कहां है सरकार? किस बात की सरकार हिमाचल प्रदेश में है? अरे उस पार्टी की जिसका बहुत बड़ा बहुमत हिमाचल प्रदेश में था, राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होता है और हम 25 होते हैं, वो 43 होते हैं, 40 प्लस 3 निर्दलीय विधायकों को मिला करके जिनको वो क्लेम कर रहे थे, जब वोट पड़ते हैं वो 43 से 34 हो जाते हैं और हम 25 से 34 हो जाते हैं और अंततः गठवा भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जब सरकार राज्यसभा की सीट हार गई, नैतिकता तो ये बनती थी उसी दिन उनको त्याग पत्र दे देना चाहती था, क्योंकि सरकार बहुमत में है ही। और जब बहुमत में नहीं है तो सत्ता का लालच भी को देना चाहिए। मैंने सुखू जी को सुना कई बार बोलते हैं कि जयराम को कुर्सी का वो है, कुर्सी की लालच है। हम तो ये मान करके चले थे ये हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलती है, हर 5 वर्ष बदलती है और बदलने के बाद 5 वर्ष तक हम इंतजार करते रहेंगे। हमें मोह नहीं है, मोह तो आपको है जब बहुमत नहीं है, आप सत्ता से चिपके पड़े हैं, उसके बावजूद भी आपकी राज्यसभा की सीट हारने के बावजूद आप सरकार बने बैठे हैं। अब टेक्निकल ग्राउंड पर हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है, लेकिन बहुमत आपका गिर चुका है और आप नजरों में भी गिर चुके हैं। ये बात मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। हिमाचल इस सरकार को तो हरिद्वार भी नहीं भेजना चाहिए, हरिद्वार भी अपवित्र हो जाए। गंगा मैया को पवित्र रखना है भाई, हमारा सबका जिम्मा है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। सारी सीमाएं लांघती भ्रष्टाचार की। मैं पिछले कल आया था यहाँ पर कसौली विधानसभा क्षेत्र में परवाणु में हमारा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम वहां सब साथियों के साथ जब खाना खा रहे थे, बैठे थे, सब कह रहे थे एक एक इंडस्ट्री छोड़ करके जा रही है, नमस्ते करके जा रही है हिमाचल प्रदेश को। हमने कहा क्या हो गया कि काम करने के हालात ही नहीं। इस तरह से गुंडा टैक्स विज्ञापन वसूल किया जा रहा है और कबाड़ के नाम पर तो ऐसा मैंने कहा पूरा महकमा ही बनाना चाहिए, एक मंत्री ही इसका बना देना चाहिए, बना ही दिया। आप सब जानते हैं, उस बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं करा। कभी नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में। इसलिए सारी बातें तो हैं, इन बातों का जवाब देने का अवसर आ गया भाई और बहनों। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, हमको इस बात को सोचना। यहाँ हमारे साथी कह रहे थे गारंटी की बात है, गारंटी की बात क्या करनी है जब इस सरकार की ही गारंटी नहीं है तो गारंटी का जिक्र करके करेंगे। गारंटी तो ये दी थी कि महिलाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए दे दिए जाएंगे। 15 महीने हो गए, एक महिला को 1500 रुपए नहीं मिले, नहीं मिले। और 15 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा का जब चुनाव आया तो फिर वही काम शुरू कर दिया जो 2022 में किया था। विधानसभा के चुनाव से पहले फार्म भरो 1500 रुपए मिलेंगे। जो फार्म पहले भरेगा उसको पहले मिलेंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला करने वाले हैं। अब जब लोकसभा का चुनाव आए फिर फार्म भरो, यही लोग सुन रहे हैं। ना पहले मिले, ना अब मिलेंगे, ना आने वाले समय में मिलेंगे। और अफसोस इस बात का है मुझे कि हमारी माता बहनों को कलर इस तरह का समझ रखी उनने कि 1500 रुपए को दिखाते रहो और नहीं देते रहो, देते नहीं रहो।
दिखाते रहो, उस लालच में इनका प्रलोभन देकर के हम इनका वोट लेते रहे, समर्थन लेते रहेंगे। क्या समझ रखा, कितना जलील करोगे हमारी माताओं बहनों को। क्या आपने हमारी माताओं बहनों के बारे में यही धारणा रखी कि 1500 रुपए से आपको हर बार समर्थन करते रहेंगे? आपकी बात तो माताओं बहनों ने तय कर दिया है, अब की बात तो आप क्या हम ही फार्म भरेंगे, आपका हम ही इंतजाम करेंगे। आप क्या क्या गारंटी दे रखी है? 2 रुपए किलो गोबर, 15 महीने में वो गोबर भी सूख गया। लोगों ने खेत में डालना छोड़ दिया कि सुखू भाई आएंगे, गोबर लेकर के जाएंगे, 2 रुपए किलो के हिसाब से पैसे मिलेंगे, लेकिन 15 महीने से आए। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे 5 साल में। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां देंगे। किसी को नौकरी मिली क्या? उल्टा जो आउटसोर्स पे छोटे छोटे कर्मचारी लगे थे, उन कर्मचारियों को भी 12 महीने से सैलरी नहीं दी और उसके बाद नौकरी से निकाल दिया। 10,000 के करीब ऐसे बच्चे तो बेरोजगार करते। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बातें कही थी, लेकिन किसी को मिली क्या? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार रही 5 वर्ष तक। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, हमने कोई फार्म नहीं भरा, कोई गारंटी नहीं दी। हमने कहा माताएं बहनों की संख्या कुल आबादी का आधा हिस्सा है, तो हम हिमाचल प्रदेश में माता बहनों का आने जाने का, बसों का किराया भी आधा देंगे। नहीं फार्म भरा, ना गारंटी दी, लेकिन बिना गारंटी के हमने काम किया। हमने हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला किया। क्यों किया? जब मैंने अधिकारियों से पूछा इस बात को लेकर के गरीब आदमी कितनी बिजली खर्च करता है, उन्होंने कहा 100 यूनिट, 110 यूनिट, 115 यूनिट इतना खर्च करता है, जिसके घर में 7-8 बंदर बचते। मैंने कहा ये हिमाचल प्रदेश बिजली पैदा करता है, दूसरे प्रदेशों को हम बिजली बेचते हैं, क्या हम गरीब लोगों के लिए बिजली फ्री नहीं दे सकते हैं? जो 125 यूनिट से कम खर्च करते हैं। फैसला किया, हमने बैठ करके फैसला किया, 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला किया। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जिनकी कोई इंडस्ट्री होगी, कोई कारोबार होगा, उनकी बात अलग हो सकती है, नहीं तो यहां बैठे हुए अधिकांश लोग उनमें से हैं जिनके घर में बिजली का बिल 0 आता है। 125 यूनिट बिजली फ्री दे। हमने कोई फार्म नहीं भरा, हमने कोई गारंटी नहीं, हमने सिर्फ एक मकसद को लेकर के भी काम करना है, गरीब आदमी के लिए मदद करना। हमने हिमाचल में गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए हिमकेयर की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी, और हिमकेयर के अंतर्गत जो बाकी बचे थे उनका बीमा हमने दिया, उनको भी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। पिछले 12 महीने से 13 महीने से हिमकेयर का पैसा देना बंद कर दिया सरकार ने। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा सरकार को देने को है हॉस्पिटल को। अब गरीब लोगों का इलाज का जो इंतजाम हमने हिमकेयर के उस कार्ड के माध्यम से किया था, फ्री इलाज का किया था, वो भी बंद हो गया। और इनको तो आदत है, इनको सबसे बड़ा आनंद किस चीज में आता है? काम बंद करने में। कोई सरकार होती है तो सरकार काम करने के लिए होती है, लेकिन ये सरकार हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमने ऐसी सरकार देखी जिसको काम बंद करने का आनंद आता है। मैंने एक दिन पूछा सुखू भाई को, मैंने कहा भाई ये संस्थान को 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान आपने बंद कर दिए, ये आपने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि संस्थान तो सब खोलते हैं, आपने खोले 1000 संस्थान, लेकिन आपकी सरकार नहीं खोली। मैं 1000 संस्थान बंद कर रहा हूं, और इसके लिए भी बोलते हिम्मत चाहिए। मैंने कहा बहुत बड़ी हिम्मत है। हमने संस्थान खोले थे, आपके कहने पर खोले थे,
यहाँ ठाकुर जी कह रहे थे, आप सबके सामने कह रहे थे कि जब मैं यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री आया था 21 स्कूल की घोषणा की थी और मुझे लगा कि आपका ये विधानसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर मांग है और इस मांग को पूरा करना चाहिए, मांगों को पूरा करना चाहिए। 21 के 21 स्कूल हमने नोटिफाई किए और चालू किए। आज बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण। आपके इसी विधानसभा क्षेत्र में 600 करोड़ से ज्यादा के विकास के कार्य अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पर हमने किए। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, नारागढ़ के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। के ठाकुर के हमेशा लेकर के आते थे, कागज लेकर के आते थे, हमसे लड़ते थे। राणा जी आज हमारे यहाँ पर बैठते हैं, उस पर हमारी पार्टी में नहीं थे, ये भी चुपके चुपके आते थे, लेकिन चलो काम करने के लिए आते थे। मुझे यही लगता था नालागढ़ का हित हो रहा है, भला हो रहा है, काम हो रहा है, मिल करके करना चाहिए। हमने किसी को मना नहीं किया, जो मदद कर सकते थे नालागढ़ के भाई बहनों के लिए वो मदद करने की हमने कोशिश की। 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, और आज क्या हालत है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार बनने के बाद कोई 6 करोड़ रुपए का भी कोई योजना आपके विधानसभा क्षेत्र में शुरू। आपके यहाँ पर डिग्री कॉलेज हमने दिया बरूना में, क्या हुआ उसका? बंद कर दिया बोलते। इसलिए दिया था आपके बच्चों के लिए दिया, वहां के बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी सुविधा वहां पर मिल सके, इसलिए दिया था। आपके यहाँ पर जोगों में CSC खोली थी, उसका क्या हुआ? वो भी बंद कर दी। आपके यहाँ पर पंजारा में PSC दी थी, नोटिफिकेशन कर दी थी, डॉक्टर वहां पर भेज दिया था, डॉक्टर बैठ गया था, इलाज करना शुरू कर दिया, वो भी बंद कर दी। आपके यहाँ हॉस्पिटल को हमने 200 बेड के साथ जो है उसको अपग्रेड किया था और उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। आपके राम शहर में वीडियो का दफ्तर दिया था, जहां वीडियो का ऑफिस की लंबे समय से मांग थी, मांग को भी पूरा किया था, नोटिफिकेशन कर दी थी, वीडियो के आदेश कर दिए थे, वीडियो बैठ गया था, काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन सुखू भाई जी आए, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन और काम बंद कर दिया, वीडियो का दफ्तर बंद कर दिया। आपके यहाँ पर लोली में PSC खोली थी, वो भी बंद कर दी। आप कल्पना करिए, अगर ये संस्थान यहाँ पर जो हमने दिए थे, इसलिए दिए थे, आपके कहने पर दिए थे, आपकी मांग पर दिए थे, आपके भले के लिए दिए थे, अगर ये खुले होते तो वहां के लोगों को सुविधा होती। आपकी सुविधा को छीना है, आपके विकास को छीना है, इसका जवाब देने का अवसर अब की बार आया है। मुझे पूरा भरोसा है आप इसका मुंह तोड़ जवाब इस लोकसभा के चुनाव में 1 जून को जिस दिन मतदान होगा उस दिन देंगे। हमारे सुखू जी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के कहते हैं, पहले तो कहते थे व्यवस्था परिवर्तन के नाम से हम हिमाचल प्रदेश में सत्ता के लिए नहीं, हम सुख के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। व्यवस्था परिवर्तन का हमने कहा परिभाषा हमको समझाइए जरा, होता क्या है? कौन सी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे? मुझे बहुत सलाह सुनाते थे कि जयराम ठाकुर सत्ता में रहे 5 वर्ष तो लोन लिया। हमने कहा आप मत लीजिए श्रीमान जी, अरे हमने तो 5 साल में 19,500 करोड़ लिया, आपने तो 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए ले दिए। कुछ तो सोचो, बोलने से पहले आप बोल गए। जितना 5 साल में हमने लोन लिया उतना 1 साल में लोन ले लिया। पूरा रोते रहे कि जयराम ने ये कर दिया, ये कर दिया। फिर उसके बाद त्रासदी आई, त्रासदी के नाम पर रोना शुरू कर दिया कि त्रासदी आई, हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे, ये गारंटी पूरा करना चाहते थे, वो गारंटी पूरा करना चाहते थे, लेकिन त्रासदी के कारण हम नहीं कर पा रहे, हम ये संस्थान खोलना चाह रहे थे। अरे त्रासदी तो आपके वक्त से ज्यादा हमारे सरकार में रही।
जब 2 वर्ष के लगभग कोविड का दौर था, लेकिन हमने काम नहीं रुकने दिया। सड़कों का काम चला हुआ था, पुलों का काम चला हुआ था, कॉलेज का भवन बन रहा था, हॉस्पिटल का भवन बन रहा था, स्कूल का भवन बन रहा था, चारों तरफ विकास ही विकास जमीन पर दिखता था। और आज सब कुछ बंद पड़ा है। कॉलेज का काम बंद, स्कूल का भवन का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, सड़कों का काम बंद, पुलों का काम बंद। और ऊपर से ये कहते हैं कि त्रासदी आई, हमें केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। वो सपोज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में थोड़ा तो संस्कार होना चाहिए कि झूठ बोलना कम। विधानसभा के अंदर जवाब जब मांगा गया तो कहा कि 1800 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिला है, और मंच पर जाकर के बाहर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। और हिमाचल प्रदेश में त्रासदी के दौरान आपने कहा कि हमने पैकेज दिया। कौन सा पैकेज दिया? और उस पैसे उसमें हमने जब पूछा विधानसभा के अंदर, जो पैकेज आपने दिया है त्रासदी के दौरान, उस पैकेज में हिमाचल प्रदेश सरकार का पैसा कितना डाला है? 0% है। जो भी पैसा केंद्र से नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है 1800 करोड़ रुपए, उसी पैसे को बांटने में लगे। और वो पैसा भी किनको दिया? उनको दिया जो कांग्रेस का हाथ का चुनाव चिन्ह जिस लेटर पैड पर लगा होता था, उनकी चिट्ठी जिसको गई, उनका घर चाहे सलामत है, लेकिन उसके बावजूद खाते में पैसे नहीं गए। कोई गरीब आदमी जिसका घर रहने के लायक नहीं रह गया, वो दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको पटवारी कह रहा है कि अभी आपका मकान गिरा नहीं है, गिरने के बाद इसका असेसमेंट करेंगे, उसके बाद इसकी रिपोर्ट देंगे। उसको कोई पैसा नहीं मिला, घर रहने लायक नहीं रह गया, लेकिन पैसा नहीं मिला। किसी का बाग चले गए, बगीचा चले गए, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, उनको पैसा नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों का नुकसान मामूली हुआ था या कुछ लोगों का नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि वो दल विशेष के थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उनके खाते में धड़ाधड़ पैसा। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, पाप किया है, मैं कह सकता हूं। त्रासदी में इस प्रकार से जो प्रदेश के लोगों ने योगदान दिया, उसमें उसका भी पैसा, उसका भी हिस्सा है, वो ऐसे लोगों को बांट दिया जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के नेता। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आने वाले समय में इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे, जब सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की रहेगी नहीं, तो इस सारे मामले की जांच करेंगे, कौन कौन से ऐसे अपात्र लोग थे जिनके खाते में बिना नुकसान के पैसा डाला। ये पाप है, मैं कह सकता हूं, पाप है। हम 5 साल रहे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कोई इस बात को लेकर के उंगली उठा करके नहीं कह पाया, लेकिन आज हर चौराहे पर खड़ा हुआ आदमी उंगली उठा। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार के बारे में आज की तारीख है। इसलिए भाइयों बहनों, में ज्यादा लंबी बात न कह करके इतने कहना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार तो देश के लिए है, और हिमाचल प्रदेश में अब की बार 4 की 4 फिर 4 की 4 का नारा है। लेकिन नालागढ़ वालों, आपको बताओ कि अब की बार आप कितना पार करेंगे? कितना बोल रहे हैं? 50,000। ठीक बोल रहे हैं ना? कोई मतलब सब नींद से उठ करके बोल रहे हैं ना? पक्की बात है, क्योंकि गर्मी का असर होता है, सुस्ती हो जाती है, और सुस्ती में कई बार ऐसे हो जाता है हाँ कि हाँ हो गई। और आप पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, तो नालागढ़ का नारा मैं दोहराऊंगा कि क्या करने जा रहे हैं आप? मैं बोलूंगा अब की बार, आप बोलेंगे 50,000। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और 50,000 तो बनता है भाई, हिसाब के साथ से बनता है। के ठाकुर जी भी यहाँ पर हैं, और हमारे राणा जी भी यहाँ हैं, तो ये हिसाब के मुताबिक ही हुए।
जब 40,000 पिछली बार हो गया था, तो आपकी बात को 50,000 पार बना गया। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, आओ नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम हिमाचल प्रदेश के लोग संकल्प लेते हैं कि चारों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। जो 2014 में भी हमने किया था, जो हमने 2019 में भी किया था, वो हम 2024 में भी करेंगे। और इस सीट से हमारी पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप जी को आप भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। आप सब इस काम में जुटेंगे, आप अपना पन्ना लेकर के आज से ही काम में लग जाएंगे कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। अगर ये 30 वोट इस मेरे पन्ने में मेरे जिम्मे लगाए हैं, मेरी कोशिश यही होगी कि 30 के 30 वोट भाजपा को मिले। अगर कोई थोड़े बहुत छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मैं अपने पन्ने में जीत सुनिश्चित करूंगा। ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाने के लिए दिलवाऊंगा। इस संकल्प के साथ हम सबको काम करना है। आप बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आए, लंबा कार्यक्रम हुआ, फिर भी आप बैठे रहे, सुनते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।